सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अ न्यू सेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने लास्ट लेक्चर में बहुत बढ़िया टॉपिक्स को कवर किया था। आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पकड़ने वाले हैं, दैट इज़ एंट्रोपी। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। मैं आपको काफ़ी ऐसी एग्जांपल्स दूंगा जिससे आप इजीली रिलेट करके एंट्रोपी को समझ सको। तो लेक्चर बढ़िया होने वाला है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। और अगर आप जलंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल बात है भाई, एंट्रोपी क्या होता है? आपका कोई भी सिस्टम, ठीक है, आपका कोई भी सिस्टम, ठीक है, वो एक रैंडम बिहेवियर शो करता है। कोई भी सिस्टम, फिर चाहे मैं इस यूनिवर्स की ही बात करूं, मैंने आपको पहले लेक्चर में, इस चैप्टर के बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में क्लियर किया था कि हमारा यूनिवर्स भी एक सिस्टम है। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ रैंडमनेस होती है। ठीक है, वो रैंडमनेस किसी भी चीज़ की वजह से हो सकती है। वो रैंडमनेस उसके आयंस की वजह से है, वो रैंडमनेस उसके मॉलिक्यूल्स की वजह से, किसी भी वजह से, पर रैंडमनेस होगी। तो इसी रैंडमनेस को मेजर किया जाता है हमारे एंट्रोपी की टर्म्स में। बेसिकली एंट्रोपी का सिंबल जो होता है दैट इज एस, और चेंज इन एंट्रोपी को हम लिखते हैं डेल्टा एस। तो पढ़ते हैं कि इट मेजर्स द डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, कि भाई कोई सिस्टम कितना रैंडम बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है, अपने बिहेवियर में कितना चेंज दिखा रहा है रैंडमली, उसे मेजर करने का तरीका है उसकी एंट्रोपी को पकड़ लो। ठीक है, दूसरी बात, एंट्रोपी भैया क्या होती है? एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती थी? याद करो, मैंने बताया था, वो प्रॉपर्टीज जो किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड करती हूँ। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज जो किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड करती हूँ, वो क्या रहेगी? उसकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, उसे हम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल समझो। ठीक है, लेट से मैंने एक हॉल के अंदर बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए। अब हॉल एक सिस्टम मान लो, ठीक है, जो हॉल है उसे, ऑडिटोरियम को एक सिस्टम मान लो। मैंने बहुत सारे बच्चे अंदर छोड़ दिए, तो उस हॉल में कितनी भगदड़ मचेगी, किसको कितने धक्के लगेंगे, ये इस बात पे भी तो डिपेंड करता है कि मैंने हॉल के अंदर बच्चे कितने भरे हैं। अगर मैंने हॉल के अंदर कम बच्चे बिठाए हैं तो दूसरे बच्चों को कम धक्का लगेगा, है ना। लेकिन अगर मैंने हॉल की कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चे भर दिए अंदर, तो सब एकदम धक्को मुक्की हो जाएंगे एकदम ऐसे। ठीक है, यानी कि रैंडमनेस जो है वो क्लियरली किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है कि मैंने कितना अमाउंट लिया, चाहे मास में चाहे वॉल्यूम में देख लो। ठीक है, अमाउंट पर डिपेंड करती है। तो इसलिए क्या हो गई? एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी चीज, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन क्या होता है भाई साहब? स्टेट फंक्शन होता है जब आपका सिस्टम इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखे। ठीक है, जब आपके सिस्टम की इनिशियल स्टेट और उसकी फाइनल स्टेट को देखा जाए, उसके बीच के पाथ को कैसे फॉलो किया गया वो ना देखा जाए। सो व्हेन वी जस्ट ऑब्जर्व द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट द पाथ फॉलोड, यानी जो पाथ फॉलो हुआ है हमने उसको नहीं देखा, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे फंक्शंस को स्टेट फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो एंट्रोपी क्या हो गया भाई? एक स्टेट फंक्शन हो गया। इसका एक्सप्रेशन कैसे होता है? इसका एक्सप्रेशन होता है जो भी मेरा हीट है डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। यहाँ पर क्यू रिवर्स लिखा हुआ है, आप इसे डेल्टा एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज अ चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, उसके भी एप्लीकेशंस दिखाऊंगा आगे। ये आपका एक्सप्रेशन होता है एंट्रोपी का। इतनी बात क्लियर होगी भाई? तो यूनिट क्या यूज करोगे आप साथ में? जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। क्लियर होगी इतनी बात भाई? चलिए अब देखते हैं कि जो भी मेरा फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर एंट्रोपी डिपेंड करती है वो कौन से होते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर मेरा होता है डेल्टा एन जी। भाई साहब, ये डेल्टा एन जी क्या होता था? याद करो, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। कैसे पता चलते थे? ये रिएक्शन देखिए ऊपर, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? ये देखो, मैंने आपके सामने ये रिएक्शन लिखी थी, पिछले लेक्चर्स की बात ये अमोनोलिसिस का प्रोसेस होता है, ये अमोनिया का फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसे क्या करना होता है? रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के उन्हें माइनस करके जो हमारे पास वैल्यू निकलती है दैट इज डेल्टा एन जी। दैट इज बेसिकली द चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकेंड, ये क्या हो गया? एक सेकेंड, चलिए
कहाँ गया। चलिए तो भाई देखते हैं कि जो हमारा चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होता है, ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होता है वो एंट्रोपी को कैसे इफेक्ट करता है। तो सिंपल समझिए भैया, अगर मेरा चेंज जो है गैसियस मोल्स का वो 0 से ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो उस केस में डेल्टा एस भी मेरा क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा, मतलब इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो एंट्रोपी भी पॉजिटिव। अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव माने 0 से कम है तो उस केस में मेरा डेल्टा एस भी 0 से कम माने नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर ये वैल्यू 0 के बराबर है डेल्टा एन जी के लिए, यानी कि चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स जो है वो 0 है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में कोई नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए ही नहीं, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, तो उस केस में एंट्रोपी का चेंज भी 0 हो जाएगा, मतलब उस केस में एंट्रोपी का चेंज भी 0 हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज ही नहीं होगी। तो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव तो इसकी वैल्यू नेगेटिव, अगर इसकी वैल्यू 0 तो इसकी वैल्यू भी 0। यहाँ तक बात क्लियर हुई भाई। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ आती है एक एंट्रोपी का ऑर्डर, जनरली नहीं पूछा जाता बट हम रिस्क क्यों ही लें, ठीक है। कभी एमसीक्यूज में अगर छोटा मोटा कोई चुटका पुटका सवाल आ जाए तो उस केस में देखते हैं कि भाई डिफरेंट फेजेस ऑफ मैटर में या डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में एंट्रोपी का क्या ऑर्डर रहता है। देखो हमारे पास मैटर की 3 मेन स्टेट्स होती हैं, ठीक है, जिसमें से एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैस। मुझे खुद सोच के बताना, क्या सॉलिड रैंडमनेस शो कर सकता है, ठीक है, खुद सोच के बताओ। सॉलिड के पार्टिकल्स अगर तुमने कभी किसी डायग्राम में देखे हो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, तो वो एक दूसरे के साथ कितना कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कितना कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, फंस के एकदम ऐसे बैठे होते हैं, ठीक है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े पार्टिकल जैसे खुले खुले होते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत फ्लो करने की उनके पास जगह होती है। गैस के पार्टिकल जितनी जगह मिले उसमें फैल जाते हैं। तो मुझे खुद सोच के बताओ रैंडमनेस कहाँ ज़्यादा होगी। रैंडमनेस जो है वो सॉलिड्स की सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा होती है लिक्विड की, और सबसे ज़्यादा होती है गैसेस की, क्योंकि गैसेस के पास तो यार वॉल्यूम का भंडार है। अगर जितनी गैस इस कमरे में भरी हुई है अभी, अगर मैं ये दरवाज़ा खोल दूँ तो उसको ऑक्यूपाई करने के लिए ज़्यादा वॉल्यूम मिल जाएगी, अंदर के गैस मॉलिक्यूल्स बाहर भी फैलना शुरू कर देंगे। तो यानी कि इनके केस में, गैसेस के केस में रैंडमनेस ज़्यादा होती है, लिक्विड के केस में थोड़ी कम होगी, सॉलिड के केस में सबसे कम होगी, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगला फैक्टर आता है दैट इज टेम्परेचर। तो हमेशा याद रखो जो भी आपका चेंज इन एंट्रोपी होता है, ठीक है, एंट्रोपी का चेंज वो टेम्परेचर चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रैंडमनेस बढ़ जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, ठीक है। प्रेशर के भाई साहब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की एक मैं आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास ये जो मेरा कमरा है, ठीक है, ये एक सिस्टम है, एक चैम्बर है, ठीक है। अब मैंने इसका प्रेशर बढ़ा दिया और इसकी सारी गैस मॉलिक्यूल्स को ऐसा कंप्रेस करता करता करता, क्योंकि प्रेशर का तो यही मतलब होता है ना, प्रेशर लगाने का यही मतलब होता है कि भाई मैं उसको ऐसे करके कंप्रेस कर रहा हूँ। तो मैं कंप्रेस करता 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 इसको इस वॉल्यूम तक ले आया, ठीक है, मैंने इसको इस वॉल्यूम तक ला के रख दिया। खुद सोच के बताओ कितने सारे गैस मॉलिक्यूल्स थे इस कमरे में जिसको मैंने इतनी सी जगह में समेट दिया। क्या यहाँ पर रैंडमनेस होने का कोई चांस है? नहीं, ठीक है, यहाँ पर क्या है, रैंडमनेस होने का चांस नहीं है। तो एंट्रोपी घट जाएगी। मतलब मैं जितना ज़्यादा भाई प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूँ, इसको कंप्रेस करता जा रहा हूँ, एंट्रोपी उतनी ज़्यादा घटती जा रही है। तो जो भी मेरी एंट्रोपी होगी दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर, ठीक है भाई साहब। चलिए फिर बात करते हैं हमारे कि लिक्विड मिक्सचर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे मैंने दो चीज़ों को मिलाकर एक मिक्सचर अगर मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है, सॉलिड सॉलिड को मिला के मिक्सचर बना लिया, लिक्विड लिक्विड को मिला के मिक्सचर बना लिया, ठीक है, गैस गैस को मिला दिया, तो उस केस में क्या होगा, हमेशा याद रखो ऐसे मिक्सचर फॉर्मेशन के केस में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही है, ठीक है, ऐसे केस में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही है। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो बस एमसीक्यूज में ऑप्शन ढूंढो कहाँ एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, बात खत्म, टिक करो। चलिए फिर बात करते हैं हम एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब जिनको फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पता भाई, बड़ी सिंपल चीज़ होती है, आपको मैटर की 3 स्टेट्स पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब हम इन 3 फेजेस में ट्रांसफर करते हैं,
ठीक है, मान लीजिए मैं सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से गैस में गया, या सीधा सॉलिड से गैस में चला गया, ठीक है। तो ये जो मैं फेज में ट्रांसफर ले रहा हूं, इसे मैं बोलता हूं क्या बच्चों, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला जाएगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इस केस में एंट्रोपी चेंज कैसे निकाला जाता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला केस आता है फ्यूजन का। फ्यूजन इज बेसिकली जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। तो उस केस में भाई जो भी मेरा डेल्टा एस होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच फ्यूजन, यानी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन का जो एंथैल्पी चेंज होगा अपॉन टेम्परेचर। वेपराइजेशन की बात करेंगे तो लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, तो उस केस में डेल्टा एस जो है वो डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी होगा, टेम्परेचर, ठीक है। सब्लिमेशन यानी सॉलिड से सीधा गैस में जा रहे हैं, ठीक है, सॉलिड से सीधा गैस में जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है हमारे पास, डेल्टा एस जो है दैट इज डेल्टा एच सब्लिमेशन, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अपॉन में टेम्परेचर। अगर आप में से कुछ बच्चे होंगे जो सब्लिमेशन के साथ उतना रिलेट नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि आपने अगर कभी ड्राई आइस को, ठीक है, कभी देखा हो कि ड्राई आइस जो होती है उसको बस रखो और उसके अंदर से धुआं फ्यूम्स कैसे निकलने लगती हैं, ठीक है, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, दैट इज एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। उसको पानी के अंदर डालते हैं, आजकल तो बड़ा वो कॉमन हो गया है, वेडिंग्स के अंदर यूज़ किया जाता है ज़मीन पर धुआं धुआं करने के लिए, ठीक है। तो ड्राई आइस का इतना टुकड़ा लो, उसको पानी के अंदर डालो, वो सॉलिड एकदम से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। हमने से ड्राई आइस तो किसी ना किसी ने तो देखी होगी। चलिए फिर बात करते हैं भाई चेंज इन एंट्रोपी के बारे में। तो जो चेंज इन एंट्रोपी की बात करेंगे दैट इज बेसिकली कि एक चेंज इन एंट्रोपी होती क्या है कि भाई प्रोडक्ट का कितना एंट्रोपी है माइनस रिएक्टेंट का कितना एंट्रोपी है, ठीक है। प्रोडक्ट की रैंडमनेस, रिएक्टेंट की रैंडमनेस इन अ सिस्टम, उनके डिफरेंस को बोला जाता है चेंज इन एंट्रोपी। अब भैया हम चेंज इन एंट्रोपी पर इतना गौर क्यों फरमाते हैं, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, फिर मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, मैं ये पढ़ा इसीलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है रिएक्शन के बिहेवियर के बारे में। देखो भाई कोई भी रिएक्शन जो होती है वो तीन टाइप के पॉसिबल बिहेवियर शो कर सकती है। पहली होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दूसरी होती है नॉन स्पॉन्टेनियस, तीसरी होती है रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे। अगर तो ये डेल्टा एस माने चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है, जो कि कब होती थी, जब हमारा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स पॉजिटिव में होते थे, ठीक है, अभी हम पीछे ही बढ़ के हटे हैं। तो जब हमारा डेल्टा एस पॉजिटिव होता है उस केस में हमारी रिएक्शन क्या रहेगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी। अगर स्पॉन्टेनियस आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ऐसी रिएक्शंस जो अपने आप काम करती हैं, जो अपने आप चलती हैं, इनमें एक्सटर्नल वर्क डन की ज़रूरत नहीं होती, उन रिएक्शंस को बोला जाता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। क्या बोलेंगे भाई, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ठीक है। दूसरी होती है कि अगर मेरे पास मान लीजिए मेरी एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, एंट्रोपी चेंज अगर मेरा नेगेटिव है, तो उस केस में भाई जो भी मेरी रिएक्शन होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अब ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही, इस रिएक्शन में वर्क डन करना पड़ रहा है। जो रिएक्शन अपने आप हो जाए वो स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप ना हो वो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हमें बाहर से एक्सटर्नल वर्क डन की रिक्वायरमेंट होती है, हमें बाहर से काम करना पड़ता है, ठीक है, रिएक्शन को चलाने के लिए एक्सटर्नल वर्क डन होना ज़रूरी है। तीसरा आता है आपका डेल्टा एस अगर ज़ीरो पर है, मतलब आपका कोई एंट्रोपी चेंज नहीं है, प्रोडक्ट का भी उतना ही एंट्रोपी है, रिएक्टेंट का भी उतना ही एंट्रोपी है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास रिएक्शन जो होगी वो इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई साहब, इक्विलिब्रियम होता है भैया जब आपका रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए ना तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए, ठीक है। समझो कि अगर मान लो मैंने तुम्हारे सामने एक बॉक्स रखा, ठीक है, ये यहाँ पर ये एक मान लीजिए मेरा फ़ोन ही है, ठीक है, मेरा फ़ोन है, मैंने बोला कि मैं इधर से धक्का लगाऊंगा, आप इधर से धक्का लगाना। मैंने कहा मैं 50 न्यूटन की ताकत इधर से लगा रहा हूँ, आप 50 न्यूटन की फोर्स इधर से लगाओ, क्या होगा, बॉक्स हिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि जितना धक्का मैं फॉरवर्ड में लगा रहा हूँ आप उतना ही धक्का बैकवर्ड में लगा रहे हो। तो रिएक्शन जो है वो अपनी एक जगह पर क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, स्टेबल रहेगी। तो इस केस को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। हमारा पूरा अगला चैप्टर ही इसी के ऊपर है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें और डिटेल में समझ आएंगी, ठीक
ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ। चलिए मिलते हैं।